सभी छात्र एवं छात्रों का मोलिकुलर क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग एक वीडियो में करने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स का रिवीजन क्लास 12th एग्ज़ाम के लिए, जो अभी आने वाले समय में एग्ज़ाम होने वाला है। तो कुछ हम लोग क्वेश्चन लेके आए हैं और इसके माध्यम से आपको कंसेप्ट भी डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो आप लोग को पता भी होगा प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। देखिए प्रकाश वर्ष मतलब होता है क्या है, लाइट ईयर, मतलब कि 1 ईयर में लाइट जितना ट्रेवल करता है उसको बोलते हैं प्रकाश वर्ष। लाइट एक वर्ष में कितना ट्रेवल करता है, कितना दूर जा सकता है। अब इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे बता देते हैं कि वैक्यूम में लाइट का स्पीड होता है c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके बाद एक और पॉइंट याद रखना है कि 1 लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो प्रकाश वर्ष से 2-3 इन्फॉर्मेशन याद रखना है आपको कि दूरी का मात्रक है, यानी कि डिस्टेंस का यूनिट है। उसके बाद लाइट का स्पीड वैक्यूम में कितना होता है, निर्वात में कितना होता है, और एक लाइट को मीटर में कितना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक मिनट। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना होता है। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत। देखिए अब यहाँ पे दर्पण के बारे में आया है तो थोड़ा सा हम कंसेप्ट भी बताते जाएंगे आपको। दर्पण जो है एक समतल दर्पण होता है जिसको प्लेन मिरर बोलते हैं। ठीक है, इस केस में क्या होता है कि लाइट यहाँ से आया और इसे टकरा के इसी माध्यम में अगर लौट गया तो इस घटना को हम परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ इसको हम बोल रहे हैं नॉर्मल, और यहाँ पे इसको बोला जाता है आपतित किरण और इसको बोला जाता है परावर्तित किरण। तो देखिए ए एंगल जो नॉर्मल के साथ आपतित किरण बनाता है उसको आई बोलते हैं, इसको बोला जाता है आपतन कोण, और नॉर्मल और परावर्तित किरण के बीच में जो एंगल बनता है उसको आर बोलते हैं, परावर्तन कोण। तब इसका प्रवर्तन का नियम भी यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। प्रवर्तन का नियम क्या होता है, तो प्रवर्तन का आपको पता है कि 2 नियम होता है। पहला नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तो पहला नियम ये हो गया। सेकेंड नियम जो हो गया वो होता है I = R, मतलब आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। देखिए हम लोग का मकसद है कि क्वेश्चन भी हो जाए और थोड़ा इसके बारे में कंसेप्ट भी डिस्कशन हो जाए। ठीक है, अब से पूछेगा समतल दर्पण के बारे में, और कि समतल दर्पण के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए यहाँ पे समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है और पीछे बनता है। वस्तु जितना आगे रखा हुआ है उतना ही पीछे बनेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है और ये v है तो यहाँ पे u = v होगा। एक इन्फॉर्मेशन ये याद रखना है। दूसरा इन्फॉर्मेशन याद रखना है कि समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या के बारे में यहाँ पूछ रहा है, तो ये अनंत होता है। ठीक है, इन्फिनिटी होता है, तो ये याद रखना है। और इसके द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, तो वो आभासी होता है, और साथ ही साथ वस्तु के बराबर साइज का होता है और दर्पण के पीछे बनता है और इक्वल साइज का बनेगा। जितना बड़ा यहाँ पे वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ पॉइंट याद रखना है। अब इसके बाद कुछ और इन्फॉर्मेशन, जैसे हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं। 2 तरह का दर्पण और होता है, एक होता है उत्तल और एक होता है अवतल। जैसे देखिए इसको बोला जाए तो ये जो है अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण। तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। अवतल दर्पण का सबसे पहले समझ लेते हैं कि फोकल लेंथ कैसा होगा। तो आंसर है कि इसका फोकल लेंथ जो होगा, यानी फोकस दूरी, यहाँ से किरण आया टकरा के इधर से जाएगा, यानी यहाँ पे इसका फोकस होगा, तो इस डिस्टेंस को बोलेंगे फोकस डिस्टेंस। और फोकस डिस्टेंस पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, ये कभी कभी पूछ देता है कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो ए आंसर होगा कि निगेटिव होगा। ठीक है,
अच्छा, इसके बाद उत्तल दर्पण क्या होता है? तो उत्तल दर्पण इस टाइप का होता है। उत्तल दर्पण देखिए, सॉरी ये नहीं होगा, इधर से कलर किया हुआ है और इधर से रे अगर आए, इधर से रे आए, टकराने के बाद किधर चला जाएगा, तो इसका फोकस जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। कहीं यहाँ पे फोकस है तो ऐसा फील होगा कि यहाँ से आ रहा है, इस डायरेक्शन में लौट जाएगा टकराने के बाद। तो यहाँ पे इसका फोकल लेंथ जो होगा एफ का वैल्यू यहाँ पे होगा पॉजिटिव। ठीक है, तो ये याद रखना है। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है पॉजिटिव होता है, अवतल दर्पण का फोकस दूरी निगेटिव होता है, और इसका फोकस दूरी क्या होता है? अनंत होता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको बता देना चाहते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले इसका यूज समझ लेते हैं, बारी बारी से समझ लेते हैं कि तीनों का यूज क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि समतल दर्पण का क्या यूज होता है। तो समझिएगा, समतल दर्पण का जो यूज होता है, एक तो आप घर या दुकान में आप आईना देखने में यूज करते हैं, यानी कि शीशा देखने में समतल दर्पण का यूज करते हैं। ठीक है, समतल दर्पण का यूज क्या हो? शीशा देखने में या फेस देखने में। तो ये तो आप समझते हो, फेस देखने में। अच्छा, इसका और क्या यूज होता है? आप देखते होंगे सजावट के लिए मंदिर या घर में या आभूषण में, ठीक है, सजावट के लिए भी यूज होता है। तो ये दो यूज याद रखिएगा, सजावट के लिए यूज होता है और शीशा देखने के लिए यूज होता है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का क्या उपयोग है, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें याद रखिएगा कि एक उपयोग तो बड़ा फेमस है, साइड मिरर। वाहन का साइड मिरर में करते हैं, कोई भी वाहन का साइड मिरर। ठीक है, जिसे हमको देखते हैं कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं, तो साइड मिरर में यूज करते हैं। तो पहला उपयोग ये याद रखना है। और एक उपयोग और लिख लेते हैं। तो इस केस में उत्तल दर्पण के केस में दूसरा उपयोग याद रखिएगा कि सड़क के खंभों पर लगाए जाने वाले विद्युत बल्ब के प्रवर्तक के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। प्रवर्तक में मतलब कि जो खंभा सड़क किनारे रहता है उसमें प्रवर्तक के रूप में भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हो गया। अब आ जाइए इसमें अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण का उपयोग क्या क्या याद रखना है? तो इसका तो बहुत सारा उपयोग है, जिसमें देखिए कुछ फेमस उपयोग हम लोग बता देते हैं। तो यहाँ पे पहला उपयोग होगा कि कार, मोटर, टॉर्च, रेलवे इंजन आदि के हेडलाइट। तो पहला उपयोग हो गया हेडलाइट में, टॉर्च हो गया, कार का हेडलाइट हो गया, बाइक का हेडलाइट हो गया। दूसरा इसका उपयोग अवतल दर्पण का कि आँख का डॉक्टर, दांत का डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ENT डॉक्टर के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा उपयोग बता देते हैं कि शेविंग करने में भी यूज करते हैं, या सैलून में शेविंग करने में, दाढ़ी बनाने में इसका उपयोग होता है। उसके बाद इसका उपयोग खगोलीय दूरदर्शक में भी होता है। खगोलीय दूरदर्शक भी 12th क्लास में पढ़ना है, तो उसमें भी इसका उपयोग हम लोग किए थे, अगर आपको याद होगा। तो खगोलीय दूरदर्शक में आपको याद रखना है, खगोलीय दूरदर्शक में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और एक और अगर बता दें तो सोलर कुकर में भी इसका उपयोग हो जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में भी होता है, सोलर कुकर। तो इसका तो उपयोग बहुत ज़्यादा है अवतल दर्पण का, तो यही याद रखना है। ठीक है, अच्छा देखिए कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसमें। मतलब समतल, अवतल और उत्तल के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी एवं छोटा होता है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि क्वेश्चन के माध्यम से आपको कंसेप्ट ही बता दे रहे हैं।
तो उत्तल दर्पण के द्वारा हमेशा जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल होगा और स्मॉल इन साइज होगा। ठीक है, जैसे देखिए आपको समझा देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उत्तल दर्पण है, यहाँ से आप एक पैरेलल रे लीजिए समांतर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो यहाँ इस डायरेक्शन में वापस चला जाएगा। ऐसा फील होगा कि फोकस से आ रहा है, यहाँ पे इसका फोकस है। और एक और रे सपोज दैट यहाँ से ले इसका पोल, तो ये ऐसा रिफ्लेक्ट कर जाएगा वापस। तो ये दोनों को पीछे तक बढ़ाएंगे तो यहाँ पे इमेज बन जाएगा, यहाँ पे इमेज बनेगा। तो ये इमेज कैसा बना, एक तो आभासी इमेज बना तथा छोटा बना। तो उत्तल दर्पण के द्वारा बड़ा इमेज नहीं बन सकता है और रियल इमेज नहीं बन सकता, हमेशा कैसा इमेज बनेगा, आभासी और छोटा। और इसका साइज हमेशा इरेक्ट होगा, मतलब सीधा होगा, उल्टा नहीं बनेगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा यही अगर आपसे अवतल दर्पण में पूछा जाए, अवतल दर्पण, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अवतल दर्पण में क्या होगा कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होगा, तो वो आभासी भी हो सकता है, वास्तविक भी हो सकता है, दोनों तरह का हो सकता है। आभासी भी हो सकता है एवं आभासी बनेगा तो इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, और वास्तविक भी बन सकता है, वास्तविक भी बन सकता है, वस्तु के आकार के बराबर भी बन सकता है और वस्तु के आकार से बड़ा भी बन सकता है और छोटा भी बन सकता है, ये याद रखना है। ठीक है, तो इतना सारा पॉइंट आपको दर्पण से याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब। अच्छा, तो इस पॉइंट को तो अभी समझ लिए थे कि कौन सा दर्पण से द्वारा बनता है, तो इस केस में आंसर हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी तो बनता है लेकिन छोटा बनता है, आकार में कैसा बनता है, छोटा बनेगा, इससे बड़ा नहीं बनेगा। और समतल दर्पण से तो बराबर आकार का बनता है, जो वस्तु का है उससे बराबर आकार का बनता है, बड़ा प्रतिबिंब नहीं बन सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। इसका कंसेप्ट अभी हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया अपवर्तनांक का। तो यहाँ पे कह रहा है कि जल और कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है, जल का कांच की अपेक्षा अपवर्तनांक क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है आपको, कि आपसे पूछ रहा है जल का यानी कि वाटर का विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ऐसा पूछ रहा है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है म्यू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई म्यू जी। ठीक है, तो वाटर का दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे जल का दिया हुआ है 4/3 डिवाइडेड बाई ग्लास का दिया हुआ है, यहाँ पे ग्लास मतलब कांच का दिया हुआ है 3/2। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 4/3 इंटू 2/3, तो ये आंसर हो जाएगा 9/8। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। लेकिन देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया है अपवर्तनांक के बारे में, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं अपवर्तनांक क्या होता है। तो देखिए अपवर्तनांक को डिनोट करते हैं म्यू से या कभी कभी न्यू से भी। तो ये होता है, अगर आपसे परिभाषा पूछ दे कि अपवर्तनांक क्या होता है, तो ये होता है C डिवाइडेड बाई CM। मतलब C क्या है, तो ये है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, जैसे कोई प्रकाश की किरण सपोज दैट इधर निर्वात से कोई मीडियम में जा रहा है, मीडियम में जा रहा है मतलब कोई भी मीडियम हो सकता है। ठीक है, तो कोई एक मीडियम में जा रहा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोड़िए, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऐसे आएगा और मान लो कि यहाँ पे ऐसे मुड़ गया। ठीक है, इस घटना को क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं, अपवर्तन। तो ये अपवर्तन से रिलेटेड कंसेप्ट है। तो ये दोनों का जो स्पीड का रेशियो होगा, निर्वात में स्पीड प्रकाश का चाल और माध्यम में प्रकाश का चाल, ये दोनों का जो अनुपात है, इसका मतलब है कि निर्वात में प्रकाश का चाल और माध्यम में प्रकाश का चाल, दोनों का अनुपात को बोलेंगे अपवर्तनांक। तो एक ऐसे हो गया। अच्छा, एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं एक होता है रिलेटिव और एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, और उसको बोलते हैं अपेक्षिक अपवर्तनांक। तो देखिए यहाँ पे, तो ए जो हो गया, ए हो गया निरपेक्ष, और एक होता है अपेक्षिक,
अपेक्षिक, इसको रिलेटिव बोलते हैं। जैसे यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लो कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है ऐसे, ठीक है, यहाँ से प्रकाश इंटर किया और ऐसे बेंड हो गया, मतलब अपवर्तन हो गया। तो यहाँ पे इसको हम μ/1 से डिनोट करेंगे। इसका मतलब क्या है कि माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 की अपेक्षा 2 का अपवर्तनांक, और इसका फॉर्मूला होता है μ2 डिवाइडेड बाई μ1। एक मिनट, इसका फॉर्मूला होगा μ2 डिवाइडेड बाई μ1। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। और इसी फॉर्मूला पे ये वाला क्वेश्चन बेस्ड था। यहाँ देखिए μ/w बराबर किए μ/w बाई μ0, बाकी पुट कर दिए तो मेरे ख्याल से आंसर आ गया, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। अब देखिए यहाँ अपवर्तन से रिलेटेड कंसेप्ट हम सब बताते हैं। यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन में कि अपवर्तन किसके कारण होता है, प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है, कि प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होने के कारण होता है, कि रंग में परिवर्तन होने के कारण होता है, उपयुक्त सभी कारण। तो आंसर हो जाएगा कि चाल में परिवर्तन होने के कारण होता है। अब यहाँ पे देखिए कंसेप्ट आ गया अपवर्तन, तो थोड़ा सा अपवर्तन के बारे में समझ लेते हैं। अपवर्तन से क्या क्या टाइप का क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पे अपवर्तन होता क्या है, ए हो गया, हम बना दिए नॉर्मल, ए नॉर्मल बना दिए, अभिलंब जिसको बोलते हैं, तो नॉर्मल बन गया। देखिए प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, इस घटना को बोलते हैं अपवर्तन। ठीक है, यहाँ से प्रकाश इंसिडेंट रे है और इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे या अपवर्तित किरण बोलते हैं इसको, अपवर्तित किरण, और इसको बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। तो ये आपतित किरण होगा, ये अपवर्तित किरण होगा। ए एंगल को बोलेंगे आपतन कोण, और ए यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे अपवर्तन कोण। ठीक है, अब देखिए अपवर्तन का अगर आपसे पूछे कि कारण क्या होता है, तो आंसर क्या है यहाँ पे कि अलग अलग माध्यम में, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे माध्यम 1 है और यहाँ पे माध्यम 2 है, तो दोनों का अपवर्तनांक अलग अलग होगा। तो देखिए माध्यम में क्या होता है कि प्रकाश अलग अलग माध्यम में प्रकाश का चाल अलग अलग होता है और इसी के कारण अपवर्तन का घटना घटता है। आपसे पूछा कि अपवर्तन का रीजन क्या है, तो हम बोलेंगे कि प्रकाश का चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होना, ये अपवर्तन का रीजन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ और पॉइंट है इंपॉर्टेंट कि अपवर्तन के दौरान क्या क्या चेंज हो जाता है, क्या क्या में परिवर्तन होता है। परिवर्तन किस में होता है, तो एक होता है प्रकाश का वेग में, प्रकाश का वेग ये परिवर्तित हो जाता है। दूसरा में तरंग दैर्घ्य, ठीक है, ये हो गया स्पीड ऑफ लाइट। दूसरा हो गया तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य, तो इसको बोलते हैं वेवलेंथ, इंग्लिश में लैम्डा। तो ये दोनों चेंज हो जाता है। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, और चेंज नहीं कौन करता है, तो वो आंसर है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, आवृत्ति में लिख देते हैं यहाँ पे नो चेंज। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। फिर से बता देते हैं अपवर्तन के दौरान क्या क्या चेंज होता है। प्रकाश का वेग चेंज होता है, तो हाँ होता है। तरंग दैर्घ्य चेंज होता है, तो होता है। अच्छा एक पॉइंट और अगर यहाँ पे जोड़ दें कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट मतलब प्रकाश की तीव्रता, तो ये भी चेंज हो जाता है। ये तीनों याद रखिएगा कि चेंज हो जाता है। और चेंज कौन नहीं करता है, तो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो देखिए एक रिलेशन आप पढ़े होगे C = लैम्डा इंटू म्यू या म्यू लैम्डा। तो इसमें एक कांस्टेंट है और C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है। लैम्डा अगर चेंज होगा तो C भी चेंज होगा, यानी लैम्डा मतलब वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तो ये अगर चेंज करेगा तो ये भी चेंज करेगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन, अगर लैम्डा बढ़ेगा तो प्रकाश का चाल भी बढ़ जाएगा, अगर लैम्डा घटेगा तो प्रकाश का चाल भी घट जाएगा। ठीक है,
तो ये बर्तन से रिलेटेड इतना सारा कंसेप्ट हम लोग को याद रखना है, ठीक है। अब जैसे देखिए एक चीज़ और समझा देते हैं यहाँ पे कि सरल माध्यम से विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में प्रकाश का चाल मतलब प्रकाश जाए तो इसका स्पीड ना घट जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कम हो जाएगा स्पीड, यानी कि वेग कम हो जाएगा, तो लैम्डा भी कम हो जाएगा। और अगर उल्टा जाए, सघन से विरल में जाए, तो प्रकाश का चाल बढ़ जाएगा, ठीक है, बढ़ जाता है, तो वेवलेंथ भी बढ़ जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अब बर्तन से रिलेटेड एक दो एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, खासकर वायुमंडलीय अपवर्तन से रिलेटेड एग्जाम्पल। तो एक दो एग्जाम्पल यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल है कि आपसे क्वेश्चन आएगा कि तारा क्यों टिमटिमाता है, क्या रीजन है। तो आंसर है कि तारों का जो टिमटिमाना है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, टिमटिमाना, वो किसका एग्जाम्पल है, तो अपवर्तन का ही एग्जाम्पल है। एक और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आभासी समय का दिखना, ठीक है। सनराइज और सनसेट के समय आभासी समय, अब इसको हम लोग क्लास में डिटेल में डिस्कस किए हैं। यहाँ पे बस ऑब्जेक्टिव के लिए आप ये दो पॉइंट याद रखना कि अपवर्तन का ये दोनों एग्जाम्पल है। तारा क्यों टिमटिमाता है, बर्तन के कारण। सनराइज या सनसेट किसके कारण होता है, तो वो भी अपवर्तन के कारण। तो अपवर्तन से रिलेटेड इतना सारा कंसेप्ट आपको 12th में ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्ध्य। अब देखिए यहाँ पे है ग्लास, कांच और इधर कुछ नहीं है तो एयर आप सोच लो। तो इधर है विरल माध्यम और यहाँ पे है सघन माध्यम। तो अभी बताए थे कि जब प्रकाश विरल से सघन में जाएगा, विरल से सघन में जाएगा, ठीक है, तो प्रकाश का चाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, कम जाएगा। आप ऐसे इसको याद रखना कि जैसे आप मान लीजिए कि ऐसा रोड पे चल रहे हो जहाँ पे ट्रैफिक कम है। विरल मतलब क्या है कि ऐसे है, इसका जो मॉलिक्यूल यहाँ 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 है, दूर दूर में, ठीक है। तो आप इस रोड पे जा रहे हो जहाँ पे ट्रैफिक दूर दूर में है, तो आपका स्पीड क्या होगा, ज़्यादा होगा यहाँ पे। और आप ऐसा जगह में जा रहे हो जहाँ इस तरह का ट्रैफिक, भीड़ लगा हुआ है, ठीक है, मेला एकदम लगा हुआ है, ऐसे सोच। तो यहाँ पे ट्रैफिक आप ज़्यादा स्पीड में जाओगे, इसके अपेक्षा तो स्पीड यहाँ पे कम ही जाएगा। तो ये है सघन माध्यम और ये है विरल माध्यम। तो विरल माध्यम में प्रकाश का चाल ज़्यादा होगा और सघन माध्यम में जैसे इंटर करेगा प्रकाश का चाल कम हो जाएगा, तो ये घटता है। तो प्रकाश का चाल घटेगा तो यहाँ पे तरंग दैर्ध्य पूछा था, तो तरंग दैर्ध्य भी घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, क्योंकि अभी बताए थे कि C = लैम्डा × म्यू होता है। अगर C कम जाएगा तो लैम्डा भी कम जाएगा और म्यू कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि पानी तथा कांच का बर्तन दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है क्रांतिक कोण निकालें। अब प्रकाश कांच से पानी में जा रही है तो क्रांतिक कोण निकालें। तो सबसे पहले समझ लेते हैं क्रांतिक कोण होता क्या है। क्रांतिक कोण जिसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। और यहाँ पे भी समझ लेंगे कि TIR क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या इसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो दोनों कंसेप्ट समझ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले देखिए क्रांतिक कोण क्या होता है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है, सघन से विरल की ओर जाएगी तब यह क्रांतिक कोण होगा। देखिए होता क्या है यहाँ पे कि जैसे मान लिया जाए कि यहाँ से प्रकाश सघन से विरल माध्यम में गया तो जाना तो था इसको इस डायरेक्शन में, लेकिन क्या हुआ कि सघन से जब विरल में जाएगा तो अपने पथ से अभिलंब से क्या होगा, अभिलंब से दूर चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर और बढ़ा देंगे तो क्या होगा कि ये और बढ़ जाएगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आपतन कोण को और बढ़ा देंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि ये इस डायरेक्शन में मतलब एलोंग द सरफेस हो जाएगा। तो ये जो कोण बना ना,
ये जो कोण यहाँ से यहाँ तक बना इसको हम बोलेंगे क्रांतिक कोण। ठीक है, तो फिर से देखिए क्रांतिक कोण का परिभाषा क्या होगा कि अगर प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाए, सघन से विरल माध्यम में जाए, वैसा अपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, तो इस कोण को हम बोलेंगे क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल, और इसको IC से डिनोट करते हैं। I मतलब इंसिडेंस के लिए I यूज करते थे और C यूज कर रहे हैं किसके लिए, क्रिटिकल एंगल के लिए, तो IC से डिनोट करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। फिर से एक बार, वैसा अपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान कितना डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो उसको क्रांतिक कोण बोला जाता है। और ये तब होगा जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगा। ठीक, अब देखिए इसी से रिलेटेड एक कंसेप्ट है पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। 2 नंबर में कई बार पूछ चुका है, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन क्या होता है। पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन होता है, देखिए अगर आपसे डिफिनेशन पूछे तो हम बोलेंगे जब प्रकाश सघन से विरल में जाए, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी बड़ा हो जाए, तो प्रकाश इस माध्यम में ना जाके, मतलब ऊपर में ना जाके, दूसरा माध्यम में ना जाकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। यानी कि यहाँ पे कौन सा घटना घट गया, प्रवर्तन का घटना घट गया। देखिए भले यहाँ पे ट्रांसपेरेंट मीडियम था, ट्रांसपेरेंट ए है सरफेस, लेकिन फिर भी प्रकाश सघन से अगर विरल माध्यम की ओर जाए, लेकिन ये विरल माध्यम में नहीं जाके पुनः उसी सघन माध्यम में वापस लौट गया, तो इसको हम बोलते हैं पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब देखिए कभी कभी पूछ देता है पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन का शर्त लिखे, तो 2 को शर्त याद रखिएगा कि प्रकाश सघन से विरल में जाना चाहिए, प्रकाश सघन से विरल में जाना चाहिए। और दूसरा पॉइंट याद रखना है कि आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन है। आपसे पूछते कि पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन का शर्त लिखे, तो सघन से विरल माध्यम के रूप प्रकाश को चलना चाहिए, और दूसरा में क्रांतिक कोण, आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, तो शर्त हो गया। ठीक है, अच्छा एक कंसेप्ट और थोड़ा सा हम समझा देना चाहते हैं। देखिए कभी कभी क्रांतिक कोण आप निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए, क्या स्नेल्स लॉ लगा सकते हो। अच्छा अपवर्तन का अगर आपसे पूछ दे कि अपवर्तन का नियम क्या होता है, तो अपवर्तन का भी 2 नियम आप याद रखना। एक नियम होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ए अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है, और दूसरा होता है, देखिए आई और ए वाला एंगल है आर, स्मॉल आर, तो दूसरा एंगल होता है दूसरा लॉ होता है स्नेल्स लॉ जिसको बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कि साइन आई बाई साइन आर एक कांस्टेंट होता है, और इस कांस्टेंट को बोलते हैं म्यू। ये अपवर्तन का 2 नियम है। ठीक है, और इस नियम को हम स्नेल का नियम भी बोलते हैं, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम ऐसे भी लगता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में इंटर करे, ठीक है, तो यहाँ सपोज दैट इसका अपवर्तनांक μ1 है और इसका अपवर्तनांक μ2 है, और ये वाला एंगल अगर I है, ठीक है, और ये वाला एंगल अगर R है, तो हम इसको ऐसे भी लगाते हैं कि μ1 साइन I इक्वल टू μ2 साइन R, ऐसे भी लगाते हैं। ये स्नेल का नियम है। देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिए, तो इसी मीडियम का यहाँ पे एंगल लेना है। ठीक है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिए, तो इसी मीडियम का यहाँ पे एंगल का साइन से मल्टीप्लाई करना है, तो ये होगा स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो थोड़ा सा और कंसेप्ट समझ लेते हैं। देखिए क्रांतिक कोण के केस में क्या होगा कि अगर मान लिया जाए कि प्रकाश इस माध्यम से इंटर कर रहा है, एक क्रांतिक कोण बना, इसको बोलेंगे IC, और ये है म्यू, या मान लेते हैं μ1, और यहाँ बना μ2,
तो यहाँ पे जो रे है इस डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, इसी को क्रांति कोण बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं स्नेल का नियम से कि μ1 sin IC इक्वल टू μ2 sin 90, ये स्नेल का नियम से ये लगेगा फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन को समझिएगा। अब क्वेश्चन का आंसर आप खुद से भी दे सकते हो, देख लो यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, सबसे पहले तो देख लीजिए कि किरण जो है कांच से पानी में जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कांच से पानी में, मतलब ग्लास से वाटर में जा रहा है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है कितना, तो यहाँ इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांच का दे दिया 5/3। ठीक है, अब पानी का दिया हुआ है 4/3। तो क्रिटिकल एंगल पूछ रहा है, तो क्रिटिकल एंगल यहाँ पे बनेगा, तो ये है IC। तो आपको क्या बताया कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो 5/3, तो साइन IC लेना होगा, इक्वल टू अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो तो 4/3, और यहाँ लेना होगा साइन 90। ठीक है, तो यहाँ से आप IC का वैल्यू निकाल सकते हो। तो कैसे निकाल लेना है, तो देखिए यहाँ पे साइन IC इक्वल टू हो जाएगा, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो 4/3 इंटू, अब देखिए इस टर्म को हम राइट साइड में लाएंगे तो 3/5 हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा IC इक्वल टू, साइन को अगर राइट साइड में लाओगे तो साइन इनवर्स लिखना होगा, और यहाँ हो जाएगा 4/5। ठीक है, तो आई होप ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, और आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए ऑप्टिकल फाइबर, हाँ देखिए अभी बताया था आपको TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। तो देखिए पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन का कुछ एग्जाम्पल है जो आपको याद रखना होगा, जिसमें एक है ऑप्टिकल फाइबर, ए वाला ऑप्टिकल फाइबर, ये पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल फाइबर जो है ट्रांसमिशन लाइन एवं वेव गाइड दोनों है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन अभी हम यहाँ पे TIR का कुछ आपको बता देते हैं कि एक ऑप्टिकल फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर एक, ये याद रखिएगा। दूसरा में याद रखिएगा पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन का एग्जाम्पल, कि जिसको हम बोलते हैं मरीचिका, और इंग्लिश में बोलते हैं मीरेज, मीरेज इसको बोलते हैं मरीचिका। अब इसका डिटेल तो क्लास में बताया हुआ है, तो आप एक बार देख लो। तो मीरेज होता है। थर्ड नंबर होता है इसका एग्जाम्पल कि हीरा को इस तरह से कटिंग किया जाता है, हीरा का चमकना, ये भी TIR का एग्जाम्पल है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल है। और एक और याद रखिएगा कि पानी के अंदर बुलबुला का चमकना, पानी के अंदर जो बबल्स होता है, ठीक है, उसका भी देखना, बुलबुला पता नहीं, हर सही के दीर्घ लिखा था, आप देख लेना एक बार, बुलबुला का चमकना। ठीक है, तो 3-4 एग्जाम्पल याद रखिएगा। अच्छा ऑप्टिकल फाइबर देखिए क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर में इस तरह का एक सिलिंड्रिकल शेप में होता है और मल्टी लेयर होता है यहाँ पे इस तरह से। अंदर वाला भाग को याद रखिएगा कि कोर बोलते हैं, और बाहर वाला भाग जो होता है इसको बोलते हैं क्लैडिंग, क्लैडिंग। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि अंदर वाला भाग को क्या बोलते हैं, कोर, और जो बाहर वाला भाग होता है वो क्लैडिंग। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है ना कि जब लाइट ऐसे आता है तो TIR होके इसी माध्यम में वापस चल जाता है, और फिर इसी माध्यम में फिर से वापस आ जाता है, इसी माध्यम में रहता है, और ये बहुत फास्ट ट्रांसमिशन होता है। तो यहाँ याद रखना है कि ऑप्टिकल फाइबर जो है ट्रांसमिशन लाइन और वेव गाइड दोनों की तरह यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाँ देखिए आगे, पानी वायु का बुलबुला, वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता है, तो अभी बताए थे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इतना ही क्वेश्चन था, तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। और वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो आप क्या करो कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में इसका अगला एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेके आएंगे।
और उसमें क्या करेंगे कि क्वेश्चन के माध्यम से ही ना कंसेप्ट को समझने का कोशिश करेंगे, मतलब एक बार रिवीजन करने का कोशिश करेंगे। एक बार तो ऑलरेडी अब आप पढ़ ही लिए होंगे, तो हम लोग रिवीजन करने का कोशिश करेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से ही कंसेप्ट को रिवीजन करने का कोशिश करेंगे। और इतना से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन दोनों हो जाना चाहिए। अगर सब टाइप का कंसेप्ट डिस्कस कर दिया जाए तो सब हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो थैंक यू।